अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 था, फॉलोइंग आर द कंडीशंस दैट आर कंसिडर्ड प्रॉब्लमेटिक फॉर द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस ऑफ 19th सेंचुरी। जो उसमें दिया था, एक्सप्लेन द कंडीशंस दे आर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज, है ना। तो उसमें तुम्हारा पेज नंबर किस में बेटा? 10। चैप्टर का नाम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप, है ना। ओके, तो उसका पहले तो वही होगा, द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन had resulted in a confederation of 39 states in place of all principalities. Each of these possessed its own currency, weights and measures. ये वाला पॉइंट दिया ना बेटा, नेपोलियन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था ना। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो है कि सभी के लिए अलग अलग करेंसी, अलग अलग वेट्स एंड ऑर्डर मेजर्स था। ओके, तो क्या क्या उसमें बाधा आए थे, है ना। तो इसके बारे में पूछा था क्वेश्चन में तो यही पूछा था कि एक्सप्लेन द कंडीशंस दैट आर व्यूज एज ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ। अलग अलग जगह पर अलग अलग करेंसी हो जाता है तो एक्सचेंज करना तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे यूपी में मान लो चल रहा है कुछ रुपीज़, है ना, और मान लो बिहार में चल रहा है मान लो मिल्क से एक्सचेंज करेंगे, और किसी ने बोला काऊ से एक्सचेंज करेंगे ना। अलग अलग जगह पे एक्सचेंज के लिए अलग हो तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ चल रहा है रुपीज़ और कोई जगह पे चल रहा है कि यूपीज़, है ना, रुपीज़ यूपीज़, है ना। ऐसे करके अलग अलग मतलब करेंसी हो जाएंगे तो मुश्किल होगा, ठीक है ना। एक्सचेंज का तो वेट्स भी वही है। जैसे मान लो कभी होता है कि 250 ग्राम, ये कोई बोलते हैं 1 पाव, है ना। ये जो अलग अलग में, जैसे हम लोग को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी से समझ में भी नहीं आता 1 पाव मतलब कितने, है ना। 250 ग्राम भी समझ में नहीं, कोई बोलता 250 ग्राम। लैंग्वेज में इतनी प्रॉब्लम होती है, फिर ऐसा हो गया तो मुश्किल है ना, ठीक है ना। हाँ, जैसे तुम लोग बोलते 250, हम लोग कहाँ बोलते 250, अढ़ाई ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, और जो अलग अलग यूनिट होगा तो प्रॉब्लम भी हो जाएंगे मेजरमेंट्स में, हैं। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to, that is Nuremberg, to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers. भाई 11 कस्टम बैरियर्स करना पड़ता था, तो बेचना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो हम लोग को, जैसे रास्ते में जाते हैं, यहाँ से मान लो दिल्ली जाते हैं तो बीच बीच में हम लोग को रोकना पड़ता है, और टोल टैक्स बोलते हैं। क्यों? उसका मतलब क्या होता है? टोल टैक्स क्यों बोलते हैं, टोल क्यों बोलते हैं? अच्छा, जो भी है कुछ मतलब होगा। अच्छा ठीक है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। अच्छा, कस्टम बैरियर्स एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। ओके, तो मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हम्बर्ग टू नुरेमबर्ग, ओके, to sell his goods would have to pass through 11 customs duties. Okay, through है इस जगह पर, यहाँ पे क्या है? Barriers and pay customs duty of about 5% to each one of them. ये वाला याद हो गया बेटा? ईयर कौन सा? 1833। कहाँ से कहाँ तक? हाँ, हैम्बर्ग टू नुरेमबर्ग। ओके, हैम्बर्ग में इन पे पद एस होगा ना, हैम्बर्ग और हेम्सबर्ग, क्या है? हैम्बर्ग है ना। अच्छा, टू सेल इज गुड्स तो 11 कस्टम बैरियर्स एंड 5% ईच ऑफ देम। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ड्यूटीज आर ओपन लेवेड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। दिस इन्वॉल्व time consuming calculation.
पहले तो एक्सचेंज करना मुश्किल है, इंतज़ार करना भी मुश्किल है और कैलकुलेशन करना भी मुश्किल है। मेज़र करना, इंतज़ार करना और कैलकुलेशन करना, तीनों ही मुश्किल वाली बात थी। ये सभी ने याद कर लिया। जो बोर्ड में लिख सकते हो उन लोग बैठे रहो, और जो नहीं लिख सकते खड़े हो जाओ। गुड, बहुत बढ़िया।